चलो शुरुआत करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का बेस पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या यानी वे सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पे डिनोट हो जाए क्या कहलाती है? बाईस संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, -1, -2, ये सभी संख्या क्या होती है? बाईस संख्या कहलाती है, ठीक है। तो उससे पहले हम बाईस संख्या पढ़ने से और आगे बढ़ने से पहले हम किस चैप्टर की कुछ संख्या है वो समझ लें, यानी संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे पहली संख्या होती है हमारी प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी जब कोई बच्चा शुरू से पढ़ता है तो उससे पहले क्या बोला था? बच्चा काउंटिंग करो, तो काउंटिंग करता है 1 2 3 4। तो ये सब संख्या कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। और दूसरा होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8 और भी आगे। और तीसरा होता है अपने पास विषम संख्या है। कौन सी? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 6, सॉरी 7 के बाद 9। ओके, और भी आगे होती है। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे हम? भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो किसी से भी न कटे, जैसे जैसे कि ऐसी संख्या जो किसी से कटे, मतलब जो एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए। किससे कट जाए? अपने आप से। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जैसे 2 है तो 2 किससे कटेगी? एक से कटेगी और 2 से कटेगी। जैसे 3 है, 3 किससे कटेगी? एक से कटेगी और 2 3 से कटेगी। जिसको क्या करें? संख्या कहलाएंगे अपनी भाज्य संख्या है। तो अगली संख्या कहलाएगी अपना, जी सॉरी, ये सब क्या थी? अभाज्य संख्या थी। क्या दी? अभाज्य। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं यानी ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाए उन्हें क्या बोलते हैं? बाह्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 एक से भी कट रही है, दो से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो देखो दो या दो से ज्यादा संख्या होगी, अतः ये संख्या क्या कहलाएगी? बाह्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ना है तो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है एचसीएफ, एलसीएम और दो संख्याओं दो संख्याओं तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएम में संबंध, ठीक है। एलसीएम और एचसीएम में संबंध पढ़ना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, होते हैं मल्टीपल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मासापा। मासापा मतलब महत्तम समावर्त, ठीक है। और जो होता है लासापा, इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, ठीक है। अब इस संबंध क्या होता है थोड़ा समझो। जैसे दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वो हमेशा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, ओके। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। इस चैप्टर में इसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं तो थोड़ा समझाता हूँ, जैसे कि दो संख्या मैं लेता हूँ एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 12 और एक ले ली मैंने मान लो 18। आपसे बोलेगा इसका एलसीएम निकालो पहले। तो एलसीएम क्या करेंगे? पहले 12 और 18 को एक साथ काटेंगे, ठीक है। दो से काटा 6 बार, दो से काटा 9 बार। ये कटेगा किससे बताओ? दो से भी कट जाएगा, 3 बार ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। और कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकन 3, 3 तक के 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3 कट गया। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 12, 12 36। तो इसका 36 के आगे अपने पास एलसीएम आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ में क्या होगी? ये संख्या अलग करेंगे, तो 12 को हम अलग काटेंगे
और 18 को हम अलग काटें। जैसे 2 बार काटो कैसे कटेगा, 6 से, फिर 2 से काटो तो 3 बार, फिर 3 से काटो 1 बार। यहाँ देखो 2 से काटा 9 बार, फिर 2 से 3 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा 3 बार। तो यहाँ से कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से है, तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर 2 यहाँ से है पर इसमें नहीं है तो 2 नहीं आ रहा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन आ गया। तो आंसर कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो 6 इसका क्या होगा अपना एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर देखो इसके अलावा हमें क्या पढ़नी है, संख्या है। कौन सी संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जो पर में और अपर में। देखो ऐसी संख्या है जो पी बटे क्यू के फॉर्म होती हैं वो पर में कहलाती हैं, और जो पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं होती हैं वो अपर में कहलाती हैं। इनका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा रूट में 2, रूट में 3, यानी जितने भी नंबर हैं कौन से भाज्य नंबर अभाज्य संख्या है उनका अगर इसका रूट दिया है तो वो क्या कहलाएंगे, अपर में संख्या कहलाती है, ठीक है। ये इसका क्या चैप्टर है, अब बेसिक था। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2, चैप्टर टू का नाम क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, यानी बहुपद होता है, जैसे कि नाम से आ रहा है बहुपद, यानी ऐसा कोई संख्याओं का सेट, यानी किसी चर संख्याओं का समूह, चर संख्याओं का समूह जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं। क्या होते हैं, पद होते हैं, वह बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, वो बहुपद कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर चर क्या होता है। जैसे हम चर क्या होता है, तो चर क्या होते हैं, हमारे जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट संख्या चर कहलाती है। अचर क्या होते हैं, यानी जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है वो सब क्या कहलाती है, अचर संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अचर संख्या कहलाती है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे पद। पद क्या होता है, तुम्हें बताया पद हमेशा प्लस और माइनस से क्या होती है, डिसाइड होती है। जैसे कहीं में लिख दिया 2x और कहीं लिख दिया मैंने x प्लस वाई, तो यहाँ देखो 2x में इंटू लगा है लेकिन ये एक ही पद मान जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस क्या डिसाइड होती है, पद डिसाइड होती है। तो ये एक पद हो गया कराएगा, यानी एक पद ही बोल सकता हूँ इसको मैं। और ये क्या लाएगा, 2 पद। 2 पद क्यों लाऊंगा, क्योंकि यहाँ देखो बीच में प्लस आ रहा है, तो इसमें एक पद 2 पद, इसलिए हो गया द्विपदी। क्या हो गया, ये द्विपदी हो गया, ठीक। और इसी के कारण इनके नाम होते हैं, देखे आगे चलते हैं। देखो इनके नाम होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक पद, इसमें x प्लस वाई, फिर नेक्स्ट में क्या होगा x प्लस 2x प्लस के 3y प्लस के z। तो ये कहलाएगा हमारा एक पदी। क्या कहलाएगा, ये एक पदी कहलाएगा। और ये कहलाएगा द्विपदी। क्या कहलाएगा, द्विपदीय कहलाएगा। और ये कहलाएगा त्रिपदीय। क्या कहलाएगा, ये त्रिपदीय। ओके, तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपने बहुपद के नाम से, इनके नाम, बहुपद के नाम पद से। अब हम पढ़ेंगे घात। क्या होती है घात, यानी किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात, यानी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कहीं एक्स स्क्वायर प्लस के 3, और कहीं लिख दिया मैंने एक्स प्लस के 2, और कहीं लिख दिया मैंने एक्स 4 प्लस के 3, एक्स 6 और प्लस के 8। तो यहाँ देखो, यहाँ घात नहीं बताओ, 2 है ना, तो इसका आंसर 2 घात होगी, क्योंकि 2 घात होनी चाहिए मैक्सिमम। इसको घात नहीं है 1, तो यहाँ पर एक आंसर कहलाएगा, क्योंकि घात एक ही है। यहाँ पर मैक्सिमम घात देखो 4 भी है, 6 भी है, तो लेकिन घात बड़ी से बड़ी दे देंगे एकदम घात, तो इससे क्या होगा 6 फिर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब घात के अनुसार इनके नाम होते हैं। घात के अकॉर्डिंग से क्या नाम होते हैं, नाम होते हैं।
जैसे कोई अगर हमारे पास बहुपद मान लो जिसकी घात 1 है, ठीक है, साथ में कोई संख्या मान लीजिए, तो ये कहलाएगा अपना रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और दूसरा इसकी दो घात हो तो जैसे लिखा है यहाँ, तो ये कहलाएगा जी सॉरी द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये बताओ? तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है द्विघात बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। बहुपद तो बहुत होता है ना, हमें पढ़ना कौन सा है? तो हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो इसका मानक रूप लिखो, मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, यहाँ ए बी सी क्या है? संख्या है। क्या है? ये संख्या है। ठीक है, यहाँ ए बी सी संख्या है। आगे देखो, अब द्विघात समीकरण को जैसे ये दिया है, द्विघात समीकरण ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो क्या आएंगे हमारे पास? शून्य का आएंगे। दो क्या आएंगे? इसके शून्य का आएंगे। इसमें पहले वाले को अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले को बोलेंगे बीटा बोलेंगे। यही बात हो। देखो, अगर आपसे पूछे इसका ग्राफ कैसा होता है, यानी आरेख कैसा होता है इसका, आरेख, तो आरेख हमेशा होता है इसका परवलय। कैसा होता है? परवलय। ठीक है, इस तरह देखो, इस तरह से बना हुआ, तो ये इस तरह से होगा परवलय। ठीक है, जैसे आप पूछो ये अपना एक्स अक्ष होता है, ये अपना कौन होता है? वाई अक्ष होता है। अगर पूछो इसका आंसर क्या दें, तो 1 2 और 3, यानी ये परवलय कि जो एक्स में कटेगा, जितनी भी पॉइंट में काटेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। तो आपसे पूछो इसके शून्य कितने होंगे, तो इसके शून्य कहलाएंगे 3, क्योंकि देखो यहाँ भी काट रहा है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, परवलय होता है इसका आलेख करना। ठीक है, अब ये शून्य को होती है, तो अब हम पढ़ेंगे इनमें संबंध। शून्य को में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संबंध। देखो, पहला जो संबंध होता है वो कौन सा होता है? तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। योगफल जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी इसके बराबर क्या होता है? बी क्या होता है? बी होता है माइनस एक्स का गुणांक। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक होता है। और ये ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, दूसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। इसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी अपॉन ए। सी क्या यहाँ पर? अचर पद है। क्या है? ये अचर पद है। और ए क्या यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जो होते हैं इनमें संबंध, और हम क्लियर होगा किससे? जब हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या होता है, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिए हो, पहले से हमको दिए हो, यानी दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा ये भी दिया होगा, तो आपसे पूछता है क्या? द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद। तब द्विघात बहुपद क्या होता है? तब द्विघात बहुपद होता क्या है? तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद, जब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, ये चाहे अल्फा इंटू बीटा दिया तभी निकलाएंगे। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम क्या है? यानी दो रैखिक समीकरण का योग। दो रैखिक समीकरणों का योग। समीकरणों का योग। सबसे पहले बात करते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण क्या होते क्या है? तो मैंने अभी पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, यानी एक ऐसा समीकरण जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। जैसे ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर सी। ध्यान देखो, यहाँ पे संख्या है ना, जैसे बाई, जैसे ये एक्स, इनकी वैल्यू नहीं 1 है, अतः ये क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ युग्म क्यों बोला है? तो युग्म देखो, समझो युग्म क्यों बोला हमने। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे मान लो ए एक्स है प्लस के बी वाई बराबर सी है। ठीक है, अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 देता हूँ,
तो मेरे पास ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा। अगर इसी को मैं AX प्लस के BY बराबर C लिखूँ और इसको मैं अगर समीकरण नंबर 2 दूँ तो यहाँ पर मुझे A2 B2 और C2 लगाना पड़ेगा और G मिल के कहलाता अपना रे के युग्म। ओके, ये रे के युग्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक रूप होता है। ठीक है, मानक रूप होता है। इसके जो रेखा होती है वो सरल रेखा होती है, मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा होता है। और बात करें कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, तो इनको सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं। पहला होता है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरी होती है अपने पास कौन सी, आलेख विधि, आलेख विधि। और एक होती है कौन सी, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये भी है पर ये सब पढ़ना नहीं हमको, हमें पढ़ना है केवल दो, विलोपन और प्रतिस्थापन। ठीक है, ये विलोपन क्या होती है इसको हम आगे सीखेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि यहाँ पर ये आपको दिया है ना, ये क्या है, ये एक मानव रूप है किसका, रेखीय समीकरण। तो इसका जो रेखा होती है वो सरल रेखा होती है। अब ये यहाँ पर दो युग्म है, एक और ये दो, दो युग्म है तो दो रेखा होंगी। अब दो रेखा कैसे हो सकती है, दो रेखा या तो वो समांतर हो सकती है या फिर क्या करती है एक दूसरे पे कट कर सकती हैं, इस तरह से कर सकती है, कट सकती हैं, या फिर होती है एक के ऊपर एक हो सकती है। तो ये दो रेखा एक के ऊपर एक होती है उसे बोलते हैं हम समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। और जो काटती हैं उसे बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। और जो बराबर होती है उसे बोलते हैं हम समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, अब इससे संबंधित कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम समझते हैं यहाँ। चलिए देख, जैसे देखो अभी हमने पढ़ा था जैसे कि हमारे पास दो समीकरण होते हैं, A1x प्लस B1y बराबर C1, इसको समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। दूसरा होता है A2x प्लस B2y बराबर C2, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। और मैं बताया कि इनकी जो आर्डरिक होता है वो कैसा होता है, इसका जो आर्डरिक होता है वो एक सरल रेखा होता है। और सरल रेखा जो होगी तो सरल रेखा कैसे होती है, तीन तरह की आपको पढ़नी है, या तो वो प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर क्या होंगी, वो प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर संपाती होंगी, या फिर कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, देखो हमें क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है आपको अनुपात। क्या पढ़ने हैं, अनुपात पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, अनुपात। और दूसरा पढ़ना है इसमें रेखा। क्या पढ़नी है, रेखा। और तीसरा पढ़ना है रेखा का प्रकार। क्या पढ़ना है, रेखा का प्रकार, रेखा का प्रकार। ठीक है, और अगर आप पढ़ने हैं इनके हल, और फिर पढ़ने हैं ये संपाती होगी या फिर सॉरी संपाती नहीं, संगत होगी या फिर असंगत होगी। जैसे मान लो दो रेखा है, अगर ये एक दूसरे को काट रही है, मतलब काट रही है तो मतलब ये कहीं ना कहीं इनका संगम हुआ, देखो यहाँ पर ये मिला, तो इसी को बोलते हैं हम संगत। ठीक है, तो पहला जो अनुपात होता है वो होता है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन, ठीक है, B2। ये अगला पार्ट होगा वो बराबर हो भी सकता है, नहीं होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें जो रेखा होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को काट देती है, और काटने को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। अब ये रेखा प्रतिच्छेद करेंगे तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, कहती है एक पर। तो इसका जो हल होगा ना वो भी क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, या इसको हम बोलते हैं एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब ये लाइन मिल लेंगी तो कैसे होंगी, ये संगत होंगी। कैसे होंगी, ये संगत होंगी। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या है, दूसरा होता है A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2। इसमें लाइन क्या होती है, तो इसमें लाइन क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। जब ये समांतर होंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समांतर। और लाइन अगर समांतर है तो ये कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। जब कभी मिलेंगी तो इसका हल होगा, नहीं होगा, यानी कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा इसका। और ये कोई भी हल नहीं होगा तो ये लाइन मिल ही नहीं है, जब मिल ही नहीं तो कैसे होंगी, ये असंगत होंगी। कैसे होंगी, असंगत। तीसरा पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट होता है जब A1 अपॉन
A2 होता है बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। जब तीन चार ही बराबर होती हैं, जब चार ही बराबर होती हैं, ठीक है, जब चार ही बराबर होती है तो क्या होता है, तो इसमें जो लाइन होती है वो संपाती होती है, एक के ऊपर क्या होती है, एक होती है, यानी इसे बोलते हैं हम संपाती रेखा। कैसे बोलते हैं, संपाती रेखा है। जब संपाती में क्लियर होंगे, देखो इसका देखो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ढेर सारे होंगे। तो इसलिए क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अनेक हल होंगे तो क्या होगा, अनेक हल होने पर कैसे होगी, ये लाने कोई जगह मिल रही है, जब मिल रही है तो क्या होगी, संगत हो रही है। कैसे होगी, संगत। तो संगत भी होंगी और इसको क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे पर क्या होंगे, ये लंब भी होंगे। क्या होंगे, लंब। एक बार लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट। क्या होंगे, डिपेंडेंट भी होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है, डिपेंडेंट। तो आपको ये अच्छे से याद करना है पूरी टेबल, ये टेबल आती है पेपर में, ठीक है। अब देखो तुम्हें याद रखना है कि संगत तो और असंगत कब होती है, तो जहां पर लाइन मिल जाएंगी वो संगत होती है। संगत कहाँ होती है, या तो रेखा पेचीद हो तब संगत होती है, या फिर वो संपाती हो तब पेचीद होती है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके कंसेप्ट रहेंगे और आगे कुछ सवाल भी आएंगे, अभी इतना ही बहुत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, चैप्टर 4। चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। तो मैंने देखो द्विघात समीकरण पढ़ाने से पहले मैंने तुमको पढ़ाया था द्विघात बहुपद। क्या पढ़ाया था, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर क्या होता है, c होता है ना, इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है। अगर इसी द्विघात बहुपद में जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 है, अगर इसमें 0 लगा दूं तो ये कहलाएगा अब क्या, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि बराबर में 0 लग गई। अब देखो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद इन दोनों का एक ही आरेख होता है जिसका नाम है परवल है। क्या होता है, परवल है, ठीक है। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक होती है सूत्र विधि, सूत्र विधि। जो किसने दी थी, जो दी थी श्रीधराचार्य ने। कब दी थी, श्रीधराचार्य ने दी थी, श्रीधराचार्य। कब दी थी, तो 1025 ईस्वी में दी थी। उन्होंने एक सूत्र दिया था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसी को बोलते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं तो बताया अभी x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये होता है 2a। अब यहाँ पे देखो ये b² माइनस 4ac है ना, ये देखो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर होगा तो ये क्या होगा, इसकी 3 कंडीशन बनती है। क्या, ये तो रूट या तो 0 हो सकता है, या कोई संख्या हो सकती है धनात्मक संख्या हो सकती है, या कोई संख्या ऋणात्मक हो सकती है। ये तीनों तो कंडीशन नहीं, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें 3 कंडीशन बनेगी, या तो ये पूरा 0 हो जाए, या कोई ऐसी संख्या है जो धनात्मक हो, या फिर ऐसी संख्या है कोई निगाट हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या, b² माइनस के 4ac को बोलते हैं हम d4 मतलब विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विविक्तर। कभी पेपर में आपसे विविक्तर पूछ लेता है, जैसे d बराबर 20 और माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर b वैल्यू और a और c की वैल्यू लगा देंगे, हमारा विविक्तर आ जाएगा, ठीक है। अब विविक्तर है तो यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है, तो हम यहाँ पर कंडीशन पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्थिति। यानी पहली स्थिति क्या बनती है, जब d बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ये 0 पूरा जाए। अगर ये 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल इसके होते हैं, मूल होंगे इसके वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। समान क्यों होंगे, क्योंकि ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो माइनस के b/2 बचेगा, माइनस के b/2 बचेगा, माइनस के b/2 बचेगा ना, और माइनस के b/2 बचेगा तो आंसर 2 होंगे, तो इसको हम बार बार रिपीट कर देंगे, इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे समान, ठीक है। दूसरा, जब d का मान बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा 0 से मतलब धनात्मक है। क्या है ये, धनात्मक। अगर ये धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है ये। अगर ये धनात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे,
वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तीसरा, जब डी का मान क्या हो, छोटा है जीरो से, डी का मान छोटा जीरो से मतलब ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक होने पर क्या होगा? मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव संख्या रूट के अंदर नहीं होती, तो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और आगे के स्टेप हम आगे सीखेंगे।